सो लेट्स स्टार्ट कि आप बताइए कि अंडरवर्ल्ड फॉर्म कहाँ से हुआ। देखिए, अंडरवर्ल्ड के इतिहास की बात करें तो 1980 का ही एक दायरा होता है जो 80s जिसे कहा जाता है, वहाँ से अंडरवर्ल्ड की शुरुआत हुई। और अंडरवर्ल्ड कल्चर जो मुंबई शहर में लाया है, तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जो मेरी अपनी स्टडी है, वो पठान गैंग ने लाया है। ओके। करीम लाला पठान गैंग जो कि अफगानिस्तान से माइग्रेट होके मुंबई शिफ्ट हुए थे। तो इनका एक बिजनेस था इंटरेस्ट पे पैसा देना। उस टाइम ब्याज इतनी पे पैसा बैंकिंग देना। और फाइनेंस सिस्टम स्ट्रांग नहीं था हमारे देश का। तो ये पठान गैंग लोगों को, व्यापारियों को ब्याज से पैसा देते थे। और जब वो इंटरेस्ट का पैसा उन्हें टाइम पर नहीं मिलता था या कोई उनका पैसा डुबा डालता था, तो ये पठान गैंग के पठान लोग 4 या 5 लोग मिलकर उसके घर पे जाते थे, मारपीट करते थे, उसके साथ झगड़ा करते थे। तो उससे ये लोग पॉपुलर हो गए पठान गैंग के नाम से। सेकेंडली इन्होंने शुरुआत की है, और ये पठान गैंग अफीम और चरस के स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व ग्रेजुअली वो होते गए। तो पठान गैंग ने इसकी शुरुआत की, तो जो लोकल मुंबई कर्स है, जो अदर क्रिमिनल मेंटेलिटी रखते थे, गैंगस्टर टाइप, उन्हें लगा कि यार ये पठान गैंग हर जगह एक आदमी को मारने के लिए 4 लोग आ जाते, 8 लोग आ जाते, ये कल्चर डेवलप्ड उन्होंने देखा। तो उसी को फिर कॉपी फॉलोअप करने किया जाने लगा। तो बताए बाबू रेशम गैंग था, उन्होंने अपनी एक गैंग बनाई। फिर हाजी मस्तान उस वक्त थे, तो वो सोना स्मगलिंग में ज़्यादा थे, उनके बंदरगांव पे पोर्ट में ज़्यादा पकड़ थी, उन्होंने अपनी एक गैंग बनाई। फिर वरदराजन मुदलियार धारावी में उन्होंने अपना बेस बनाया। धारावी साइन माटुंगा जो कहा जाता है, पूरे सेंट्रल मुंबई का जो एरिया है, वहाँ पे वरदराजन मुदलियार की बहुत तूती बोलती थी, मतलब। बट सबके अपने अलग अलग बिजनेसेस थे। वरदराजन मुदलियार वाज स्पेशलाइज इन इंक्रोचमेंट। धारावी का अगर आप देखेंगे तो इंक्रोचमेंट वहाँ खाड़ी थी एक ज़माने में, तो दादागिरी करके वो लोग मसल पावर के ज़रिए वहाँ पे सलम के झोपड़े बनाना, चाल में घर बनाना और उसे बेचना। फिर वहीं पर वो लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, जैसे जो उस ज़माने में चलता था सट्टा मटका जिसे कहा जाता है, ब्लू फिल्में के वीडियो पार्लर, इलीगली दारू बेचना, शराब बेचना। तो ये एक्टिविटी वरदराजन मुदलियार की रही। साइन माटुंगा धारावी एरिया में उन्होंने अपना एक बेस बना लिया। हाजी मस्तान का जो स्पेशलिटी था, वो पोर्ट का किंग कहा जाता था उन्हें। जो भी सोना स्मगलिंग होते थे, उस नावा शिवा तो JNPT तो अभी बना है, इससे पहले जो भाउचा धक्का है, कुलाबा का जो बेल्ट है नेवी, वहाँ से सब सोना स्मगलिंग वगैरह होती थी। मतलब कच्छ का जो एरिया है, वहाँ से चांदी और सोना आता था वाया पाकिस्तान होते हुए, मिडल ईस्ट का जो ईरान का जो वो है, तो उसमें उनकी एक्टिविटी इन्वॉल्व थी हाजी मस्तान की। करीम लाला वाज फुल्ली एक जिसे कहेंगे कि एक तो इंटरेस्ट का इनका बिजनेस था, सूद पे पैसा देना, फिर लोगों के साथ लाइक अफीम और चरस का कारोबार और प्रॉपर्टी। हर अंडरवर्ल्ड डाउन का जो है ना, ये इलीगल इंक्रोचमेंट, इलीगल प्रॉपर्टी पे कब्जा, ये उनका एक प्रियोरिटी बिजनेस रहा है। तो ये उन 80s के डाउन की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब वरदराजन मुदलियार, करीम लाला, हाजी मस्तान, ये 80s की बात हो गई। अब हम इंटर करते हैं 90s में। तो जब इनकी एज होने लगी, इनके जब ये हुआ, तो इसके बाद फिर दाऊद इब्राहिम। तो वो कौन से ईयर में है? ये भी 80s से इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन 84 85 में ये लाइमलाइट में आने लगे। जब दाऊद इब्राहिम की पहली जो मुठभेड़ गैंग की जो पहली दुश्मनी हुई है, वो करीम लाला से शुरू हुई है। करीम लाला। हाँ, क्योंकि दाऊद इब्राहिम भी बम्बे नंबर 8 9 या नागपाड़ा एरिया से था, और जो करीम लाला का जब बेस था, वो ग्रांड रोड 2 टाकी था। तो ये पड़ोसी थे, आपस में लड़ते थे ये, डी कंपनी और करीम लाला गैंग। ओके। हाँ, और डी का कंपनी का जो मेन 2 लोग थे, समद खान और आलमजेब। तो समद खान और आलमजेब तो सूरत में एक शूटआउट में मारा गया था, जो करीम लाला गैंग से पावरफुल था। और फिर समद खान, तो समद खान को डी कंपनी के लोगों ने मारा था। फिर बदले में उन्होंने साबिर को मारा था, दाऊद के एक भाई को। हाँ हाँ हाँ। तो ये दोनों में रंजिश काफ़ी होने लगी। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रैंड रोड नागपाड़ा की इस बेल्ट का एरिया, यहाँ पे 2 गैंग पनपने लगी थी। अब उससे करीब में आप जाइए तो अरुणगौली गैंग, बाबू रेशम के बाद फिर अरुणगौली गैंग जन्म लेने लगा। ये किसके थ्रू आया अरुणगौली का बैकग्राउंड और इतिहास देखेंगे, उस जमाने में सागर जी टेक्सटाइल मिलें बंद होने लग गई थी मुंबई शहर में, और वो मिलें ज़्यादातर लोअर परेल इलाके में थी, सेंट्रल और साउथ मुंबई के बेल्ट में, लोअर परेल, वर्ली, महालक्ष्मी के बेल्ट में। तो वो सब थोड़े महाराष्ट्रियन डोमिनेंट एरिया था ये। तो वहाँ के महाराष्ट्रियन यूथ बेरोजगार होने लगे थे, उनके पास कोई दे डिडंट हैव द ऑप्शन, उनके पास रोजगारी के कोई जरिए नहीं थे। तो ग्रेजुअली फिर अरुणगौली भी मिल मजदूरी था। फिर उन्होंने देखा कि उनका सर्वाइवल प्रॉब्लम कर रहा है, तो फिर वो अरुणगौली ने अपना गैंग ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। और अरुणगौली गैंग वाज फुल्ली इन्वॉल्व इन एक्सटॉर्शन रैकेट।
उसका जो टारगेट रहा वो एक्सटॉर्शन ही ज़्यादा रहा है। अरुण गौली जैसे अदर डाउन की अगर हम बात करें तो दाऊद वाज इनटू बिजनेस। वो डाउन के साथ साथ उसने अपने आप को रियल एस्टेट में कन्वर्ट किया, वो फिल्मों में फाइनेंस करने लगा। तो ये कभी की बात है? ये 90s में उसने फाइनेंस करना चालू कर दिया। यस। जो प्रोड्यूसर लोग हैं उनकी फिल्में अटक जाती थी, पैसा नहीं होता था, बैंक नहीं लोन देती थी, तो दाऊद हेल्प दे, दाऊद इब्राहिम उसमें हेल्प करता था उनकी। और वो ये तो अरुण गौली का ये है कि ये कभी एक ये पॉलिटिकल एम्बिशियस जरूर रहा है। जैसे एक मरतबा एमएलए भी रह चुका है अरुण गौली अखिल भारतीय सेना से, आज उनकी बेटी भी कॉरपोरेटर है चिंचपोकली भाईखल्ला एरिया से। बट अरुण गौली का बिजनेस माइंड कभी नहीं रहा है। तो नौजवान उसके साथ जुड़ने लगे, मिले जब बंद होने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी, अरुण गौली के साथ। अरुण गौली, हाँ, तो अरुण गौली एक गैंग खड़ा हो गया बिल्कुल मदनपुर और दगड़ी चाल से लग के। फिर उसी के लगकर चिंचपोकली का एरिया एनएम जोशी मार गया, वहाँ पे अमर नायक उभरने लगा, अमर नायक गैंग। तो अमर नायक हुआ, तो अमर नायक और अरुण गौली राइवल थे, क्योंकि पड़ोस में कोई भी ताकतवर आदमी ताकतवर को बर्दाश्त नहीं करता है। जिस तरह पठान गैंग और डी कंपनी एक राइवल थे, उसी तरह अरुण गौली और अमर नायक एक राइवल के तौर पे उभरने लगे। तो अमर नायक वाज डीलिंग इन आर्म्स एम्यूनेशन, इलीगल आर्म्स सप्लायर था अंडरवर्ल्ड का, ड्रग का बहुत बड़ा स्मगलर रहा वो। और कम समय में अमर नायक ने ग्लोबली पकड़ बहुत मजबूत बनाई थी। यहाँ तक कि हमारे सोर्सेज बताते हैं कि वो एलटीटी के भी करीब चला गया था। जो लिबरेशन तमिल टाइगर्स है, वी प्रभाकरन, जो एलटीटी मूवमेंट उस समय 80s 90s में काफ़ी पिक पे थी श्रीलंका में, तो वहाँ से वो हथियार लाके अंडरवर्ल्ड को देने लगा था। नो अमर नायक इतना उसका ये था, मतलब ग्लोबली वो बहुत वेल कनेक्टेड था, मतलब स्मगलरों से। बट अरुण गौली का अगर हम बात करें तो अरुण गौली ने अपने आप को सिर्फ लोकल लेवल पर ही स्ट्रांग रखा। उसके जितने भी शूटर्स रहे हैं या जो भी उसके लोग रहे, वो सब दगड़ी चाल भाईखल्ला के आसपास के रहे एरिया में वो। हाँ, वो ये रहा। और अमर नायक जो है ना ग्लोबल लेवल पे काफ़ी पॉपुलर रहा, उसका दुबई आना जाना रहा, दाऊद से भी उसका सॉफ्ट कॉर्नर रहा। तो साउथ बॉम्बे ही अंडरवर्ल्ड का एक ये डेन माने जाने लगा। बम्बे नंबर 1 से आप 9 तक के बीच में जाइए तो यहीं पर ये 4 गैंग का वजूद आया। दाऊद इब्राहिम, करीम लाला, अरुण गौली, अमर नायक। और फिर सेंट्रल मुंबई में आप आइए, वरदराजन मुदलियार, ये 5। और हाजी मस्तान का जहाँ तक रिकॉर्ड है वो तो प्योरली स्मगलिंग में थे, स्मगलर। हाँ, तो ये ग्रेजुअली ग्रो होने लगा, मतलब तो ये अंडरवर्ल्ड कल्चर मुंबई में यहाँ से आया। सबने अपने अपने एरिया बांट लिए थे। अब स्पेशलाइज की अगर हम बात करें, जैसे अरुण गौली वाज स्पेशलाइज इन एक्सटॉर्शन, कि अगर उसका फोन किसी को जाए तो एक्सटॉर्शन मनी किसी ना किसी को देना ही है, मतलब। अमर नायक का स्पेशलाइजेशन जो था वो आर्म्स एम्यूनेशन, हथियार, ड्रग्स में था। दाऊद सोना स्मगलिंग, फिल्म फाइनेंसिंग और सुपारी किलिंग में भी दाऊद इब्राहिम का इन्वॉल्वमेंट था। फिर उसके साथ छोटा राजन जुड़ा। और करीम लाला गैंग की बात करें तो ये भी अफीम में और ड्रग्स में, इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट था। तो ग्रेजुअली ये 20 साल तक ये जो 4 या 5 माफिया की हम बात करें, इन्होंने मुंबई पे बहुत ज़बरदस्त राज किया है। और लोग अपने पर्सनल प्रॉब्लम, चाहे बिजनेसमैन हो, बिल्डर हो, वो इन्हीं के पास जा जाके सॉर्ट आउट करते थे। वो टाइम मुंबई पुलिस का वजूद इतना नहीं था, मतलब नहीं था। फिर जब वाईसी पवार एडिशनल कमिश्नर शायद उस वक्त बने ही है, तो उन्होंने वरदराजन मुदलियार को ख़त्म करना शुरू किया धारावी से। उन्होंने सबसे पहले ही वाज ए फर्स्ट आईपीएस के उन्होंने कहा कि अभी इनका बहुत हो गया है, इनको वॉश आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो वरदराजन गैंग की उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। ये 85-90 के बीच की बात है। और वरदराजन मुदलियार को पूरी तरीके से उन्होंने ख़त्म किया, यहाँ तक कि उसको धारावी छोड़ के तमिलनाडु जाना पड़ा। ही वाज फ्रॉम साउथ। उसका डिस्प्यूट ये था कि कुछ वो गणपति का एक बहुत बड़ा पंडाल लगाया करता था, तो कुछ उसकी हाइट का इशू था, वो इलीगल जगह पे कर रहा था, तो उसी को लेके एक बेस बना के उसको ख़त्म किया गया। मतलब फिर वो बम्बई छोड़ दिया था वरदराजन मुदलियार। अब रहा दाऊद की बात, तो 90s में जब पठान गैंग और इसके बीच में जो हुआ, तो दाऊद भी डरा हुआ था कि मेरे भाई का तो बदला उसने ले लिया था। फिर सेकंड ट्रेजेडी दाऊद के परिवार में ये हुई कि जो उसकी बहन थी हसीना पारकर, उसके हस्बैंड को शुक्ला जी स्टेट में गौली गैंग ने घर पे जाके मारा था। और ये क्यों मारा था? ये गैंग वार राइवली, जो इनके बीच में दुश्मनी चल रही थी, ये इनके लोगों को मार रहे थे, उनके लोगों को मार रहे थे। तो इस घटना ने पूरे अंडरवर्ल्ड को दहला दिया था कि भाई पहली बार हुआ है कि किसी के घर पे जाके शूटर्स ने मारा है। बाहर सड़कों पे तो होती थी,
तो शुक्लाजी स्ट्रीट में डेट टाइम हसीना पार्कर वार यूज टू ईयर, ये जो ग्रैंड रोड और कमाटीपुरा से लगकर एरिया है शुक्लाजी स्ट्रीट, तो वहाँ पे जाके मारा गया था। फिर उसके एक हफ्ते के अंदर ही इन्होंने बदले की कार्रवाई भी की थी और जो शूटर्स को ऑर्थर रोड जेल से मेडिकल के लिए जे हॉस्पिटल लाया गया था, तो वहाँ पे डी कंपनी के लोगों ने इन शूटर्स को मारा था। अच्छा, मतलब पहले उनको मेडिकल के इन्होंने लाया कि नहीं? नहीं, पुलिस में जब ये अरेस्ट हुए थे तो एक रूटीन प्रोसेस होता है कि आरोपियों को मेडिकल चेकअप के लिए लाया जाता है। तो जब मुंबई पुलिस ने उन शूटर्स को जो अरुण गोली गैंग के थे जे अस्पताल में लाया, तो वहाँ पर डी कंपनी के लोगों ने अपना ट्रैक लगवा के इनको मारा, वहाँ पे शूट आउट किया, सबसे बदला लिया। यस। तो फिर उसके बाद दाऊद तो बॉम्बे छोड़ के चला गया। तो वो क्यों छोड़ के चला गया? डर गया कि क्या? डर ही कहेंगे, मतलब कि फैमिली तक आ गई है बात। पहले एक भाई खोया, फिर एक जीजा खोया, तो भलाई उसने इसी में समझा कि वो बॉम्बे छोड़ के शायद वहां से ऑपरेट करे। अपनी बहन को भी लेके हसीना के साथ चला गया? नहीं, हसीना यही रुकी हुई थी और हसीना पार्कर लाइफ टाइम बॉम्बे में ही रही, मतलब वो यहीं पे रही। हालांकि उससे कहा गया था कि वो भी चले, लेकिन उसने प्रीफर किया कि मैं यही रहूंगी, क्योंकि ये परिवार महाराष्ट्र के कोकण एरिया का था, लोकल महाराष्ट्रियन मुस्लिम थे, तो शी प्रीफर टू स्टे इन मुंबई। तो फिर दाऊद अपने जो दूसरे भाई है मुस्तकीम है और भी जो भी उसके भाई है उनके साथ वो निकल के दुबई चला गया और वहाँ से अपने गैंग को ऑपरेट करने लगा, सेफ जोन में हो गया। अब उसका इम्पैक्ट ये हो गया कि अरुण गौली भी एक मामले में अरेस्ट हुआ है, तो उसने ज़्यादातर वक्त अपना जेल में निकाला, नासिक जेल, नागपुर जेल, और वो भी क्योंकि उस टाइम इतना अंडरवर्ल्ड उफान पे हो गया था कि सब एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए थे कि कोई किसी को दिखे तो बस मारना है। तो ये डॉन जितने भी हम नाम ले रहे हैं सब अंदर से डरते भी थे, तो इसलिए अमर नायक अंडरग्राउंड हो गया उस टाइम, दाऊद दुबई चला गया, अरुण गौली जेल में सेफ जोन में चला गया, और रहा था करीम लाला और हाजी मस्तान। तो वो टाइम तो इनकी एज हो गई थी, तो लोग इनएक्टिव थे। हाँ, उनका इतना कोई बड़ा रोल नहीं था। ये हाजी मस्तान करीम लाला ज़्यादा खून खराबे में इन्वॉल्व नहीं थे। ये खून खराबे का सिस्टम अरुण गौली, अमर नायक और जो डी कंपनी आई 85-90s में, वहाँ से ये बम्बई में कल्चर शुरू हुआ। तो छोटा राजन इसके दुबई जाने के बाद भी छोटा राजन बॉम्बे में ही था? नहीं, छोटा राजन भी दाऊद के साथ चला गया था, दुबई चला गया था। छोटा राजन हैदर मदिया कहा जाता है, जो ड्रग फैक्ट्री चलाता था वहाँ पे, वो उसके साथ चला गया। मुस्तफ़ा मजनू है, छोटा राजन है, एक शेट्टी था वो भी चला गया था। फिर इसके अलावा एक और था अरुण ढोलकिया, जो चांदी स्मगलिंग में इन्वॉल्व था। अरुण ढोलकिया का भी एक जो बॉम्बे का अपना पीला हाउस का जवेरी बाजार का एरिया, वहाँ पे इसकी पकड़ थी, तो उसे भी गैंग वार में मारा गया था। शायद अरुण गोली गैंग के उसमें हाथ था। मतलब 85-90 के बीच में ये गैंग वार इतना ये हो गया था कि मुंबई पुलिस की भी समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ वी कंट्रोल इट। तो और सब लोग अफरा तफरी में चले गए। बहुत ही मतलब मुंबई में जिसे कहेंगे कि खून की होलियाँ खेली जाने लगी थी कि इसने इसके आदमी को मारा, सेकंड डे उसके आदमी को मारता था। ये बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए सब लोगों ने अपना अपना एक बेस बना लिया था। हाँ, तो फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो दाऊद ने अपने आप को सेव कर लिया, फिर अरुण गोली ने सेव कर लिया, अमर नायक, फिर अरुण ढोलिया का भी मौत हो गई थी। अरुण ढोलकिया वाज वेरी क्लोज टू दाऊद। ही वाज इनटू चांदी स्मगलिंग। वो बेसिकली गुजराती गया था और वो स्मगलिंग में था, बट उसका भी अपना गैंग था मतलब। तो उसके बाद ये इतना फिर खून खराबा हो गया कि फिर सब भागने लगे। फिर उस समय इकबाल मिर्ची, जो ड्रग का बहुत बड़ा माफिया था, वो भी यूके लंदन निकल गया। फिर अभी रिसेंटली उसके 2 साल पहले डेथ हुई है यूएस में। हाँ, तो वो भी, तो जनरली जब सब लोगों को लगने लगा कि नहीं अभी सब एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, तो इंडिया या बॉम्बे छोड़ना ही में ही भलाई है, तो सब अपने आप को सेफ हो गए थे। जी।